हेलो एवरीवन। इस बोर्ड पर आपको जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, अगर इन सब्जेक्ट्स में आपकी एक बेहतर पकड़ है तो आप नीट और जेई जैसे एग्जाम में सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अधिकतर स्टूडेंट के मन में जो इस फिजिक्स सब्जेक्ट के प्रति जो धारणा बनी हुई है वो एक टफ सब्जेक्ट की धारणा बनी है कि फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे डील करना एक टेढ़ी खीर होती है। लेकिन यदि आपको एग्जाम में अच्छी रैंक पानी है तो आपको इन सभी सब्जेक्ट में इक्वल इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पर आप नीट और जेई जैसे एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी पर्पज के साथ आपके फिजिक्स को इजी बनाने के लिए मैं सूरज त्रिपाठी आपका अपने चैनल विन द रेस में स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के क्लासेज को। इन क्लासेज में मैं जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ूंगा उसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से परिचय कराऊंगा और धीरे धीरे करके हम उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां से नीट और जेई में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो आप ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि उन क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से फिजिक्स में अपना जो पहला चैप्टर है उससे। आज हम लोग जिस चैप्टर को डील करेंगे उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप लोग को पता चल गया होगा कि ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और यहीं से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे ताकि अगर कोई स्टूडेंट हाई स्कूल से 11th में अगर प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए भी फिजिक्स उतना ही इजी हो जितना एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। तो मेनली ये जो लेक्चर है वो आपके 11th, 12th और नीट या जेई सभी स्टूडेंट के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। अब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसी अप्रोच के साथ हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार आप ये काम कर लेंगे कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाता है, क्योंकि पढ़ते समय आपको ये पता रहेगा कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। सेकेंड आपका जो बनेगा टॉपिक उसका नाम है फिजिकल यूनिट्स एंड इट्स टाइप्स। थर्ड टॉपिक आपका है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। आफ्टर देन आपके जो फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
फिफ्थ है आपका डायमेंशनल फार्मूला। सिक्स्थ है आपका डायमेंशनल फार्मूला एंड इसी में आप आगे ऐड कर लीजिए इट्स एनालिसिस। ठीक है, सेवेंथ में आप इंक्लूड कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सेवेंथ में आपका टॉपिक बन जाएगा एरर। इन मेजरमेंट। और लास्ट टॉपिक जो आपका बन सकता है वो है इंस्ट्रूमेंट इन मेजरमेंट। बेसिकली आपको इस टॉपिक में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज इन पे फोकस करना होगा। तो ये आपके इस चैप्टर के 8 टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। अब ये जो 4 टॉपिक हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये टॉपिक केवल इस चैप्टर के बेस हैं। मीन्स यहाँ के टॉपिक 1 to 4 आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के काम आएंगे, लेकिन टॉपिक नंबर 5, 6, 7 और 8 इन टॉपिक से आपके नीट और जेईई एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इनमें हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6 ये आपके इजी लेवल के आते हैं। आप कभी कभार उनको इजी टू मीडियम में भी रख सकते हैं। और 7 और 8 नंबर का जो टॉपिक है, इनमें अगर आपके इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ नहीं है तो आप उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको आप डील नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपने इसके कंसेप्ट को समझ लिया तो वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आपके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आपके नीट या जेईई में क्या है। तो आप लोग अब कॉपी और पेन को निकालिए और जिन टॉपिक को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उनको आप उसी सीक्वेंस में नोट करना स्टार्ट करिए। इससे आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और आप उस नोट्स को इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप केवल वीडियो को देखेंगे तो कुछ दिन बाद आप इन टॉपिक को भूल जाएंगे और फिर से आपको इन वीडियो को दोबारा से देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने एक बार वीडियो देख करके नोट्स बना लिया तो आपके लिए वो हमेशा का काम करेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग लिख देते हैं भौतिक राशियां। अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं आल दोज क्वांटिटी या क्वांटिटीज on the basis of which
all those quantities on the basis of which laws of physics can be expressed। अर्थात वे सभी राशियां जिनकी सहायता से आप फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के नियमों को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वेलोसिटी हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, आगे जितने भी आप टर्म फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये आपके दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर वन इज फंडामेंटल quantities and number two is derived quantities। इनको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपने ABCD पढ़ा होगा। ये ए से लेकर के जेड तक ये आपके जो 26 अल्फाबेट होते हैं, इन्हीं को जब आप कई तरीकों से या अलग अलग तरीकों से जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके कुछ वर्ड फॉर्मेट होते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यही वर्ड WORD या फिजिक्स PHYSICS, ठीक। तो ये जो आपके 26 अल्फाबेट हैं ये आपके फंडामेंटल अल्फाबेट हैं। इन्हीं के सहयोग से आप इंग्लिश के कई सारे वर्ड को बनाते हैं। इसी प्रकार से फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं या कुछ क्वांटिटीज जो हैं फिजिकल, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं और उसी के आधार पर या उसी की सहायता से बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपके इस फिजिक्स में वो हैं 7, और इन 7 की सहायता से हम लोग जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब वो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, एक बार उस पर हम लोग नजर डालते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल राशियां, और डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। हिंदी इंग्लिश अगर हम लोग लेके चलें तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी समझने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा जो टॉपिक है, हेडिंग, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये 7 होते हैं, और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं बेस क्वांटिटी भी, ठीक। अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी कौन कौन सी हैं? पहला है लेंथ, सेकंड है आपका मास, टाइम, टेम्परेचर,
इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 2 3 4 5 6 और 7। लंबाई लेंथ, मास द्रव्यमान, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हिंदी आई थिंक ज्योति तीव्रता है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट आपको पता ही है, धारा। तो ये हमारी कुल 7 बेस क्वांटिटी या फिर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ हम लोग इसके यूनिट को भी समझ लेते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा भैया 1 किलो आलू दे दीजिए, उस आलू के मात्रा को आपने मेजर किया केजी में। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि भाई आपका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। या फिर आप करंट की बात करते हैं तो 2 एम्पियर 4 एम्पियर, या मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए तो आप कहते हैं भाई 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए या 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो ये जो आप लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जो आगे ऐड कर रहे हैं, मीटर हुआ या किलोग्राम हुआ या डिग्री सेंटीग्रेड हुआ या एम्पियर हुआ, वो क्या है, वो इन क्वांटिटीज के लिए एक मेजरिंग एलिमेंट है। मीन्स इनको अगर आपको नापना हो, मेजर करना हो तो आप उसका प्रयोग करते हैं। तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हमने तय किए हैं उनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो साथ ही साथ इस फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या है। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट आपका होता है मेजर एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका मेजर होता है कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर होता है मोल में। हमने आपको बताया फंडामेंटल यूनिट 7 और उनको मेजर करने के लिए 7 स्टैंडर्ड, जिनको हमने कहा फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को हम लोग कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीटर हो गया स्मॉल m, किलोग्राम हो गया स्मॉल k एंड स्मॉल g, सेकेंड सिंपली स्मॉल s, केल्विन ये कैपिटल K। केल्विन में जो K है वो आपका कैपिटल है और केजी में जो आपका K है वो स्मॉल है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये स्मॉल है। एम्पियर सिंपली कैपिटल A, कैंडेला को स्मॉल c स्मॉल d, और मोल को आप लोग मोल लिख दीजिए। ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और उसके सिंबल्स। अब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी बनती है उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इक्वल टू, अगर सिंपली देखा जाए तो चेंज इन
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है, ये चेंज इन डिस्टेंस लेंथ है, टाइम आपका टाइम ही है, तो ये लेंथ भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, ये टाइम भी आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्या दे रहा है, वेलोसिटी को दे रहा है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं फोर्स F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम। तो कहीं ना कहीं इस फोर्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपका मास है, टाइम है और लेंथ है, उसी के द्वारा ये आपका फोर्स डिराइव हुआ है। तो ये फोर्स आपका क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप एक्सप्रेस करते हैं, डिराइव करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे आपके डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाते हैं। और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग जिस स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे फोर्स आपका हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी हो जाता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन को आप लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सभी आपके डिराइव्ड यूनिट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आप लोग साथ ही साथ बनाते चलिएगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मीन्स यूनिट के मेजरमेंट के लिए कौन कौन से सिस्टम अभी तक एडॉप्ट किए गए हैं। इसमें जो आपको पढ़ना है वो बेसिकली 4 टाइप के सिस्टम को आप पढ़ेंगे। पहला सिस्टम आप लिखिए सीजीएस सिस्टम, सेकेंड सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, थर्ड सिस्टम है आपका एमकेएस सिस्टम और लास्ट में है एसआई एसआई यूनिट्स आप लिख दीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। सीजीएस सिस्टम में सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, जी रिप्रेजेंट करता है ग्राम और एस रिप्रेजेंट करता है आपका सेकेंड को। तो उन्हीं के जो इनिशियल वर्ड हैं उनसे मिलकर के आपका ये सिस्टम का नाम दिया गया है सीजीएस सिस्टम। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में लेंथ हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर, मास मेजर करेंगे ग्राम में और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। अगर लेंथ, मास और टाइम को जब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मेजर किया जाए तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सीजीएस सिस्टम। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसी प्रकार से एफपीएस सिस्टम का मतलब होता है कि जब लेंथ को हम लोग मेजर करें फुट में, मास को हम लोग मेजर करें पाउंड में और समय को हम लोग टाइम को मेजर करें सेकंड में, तो उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे एफपीएस सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है
कि जब आप लेंथ को मेजर करें मीटर में, मास को आप मेजर करें किलोग्राम में, और समय को आप लोग मेजर करें सेकेंड में, तब उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे एमकेएस सिस्टम। और लास्ट में जो आपका एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, वो बेस्ड होता है आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट कह लीजिए, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने आपको पढ़ाया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उनकी यूनिट भी हमने आपसे डिस्कस की, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। तो ये 7 आप पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये एक्चुअली यूनिट हैं आपके 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसका नाम है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वह है आपकी रेडियन, RAD, और सॉलिड एंगल की जो आपकी यूनिट है वो है रेडियन। शॉर्ट में स्टे से S और रेडियन से R। तो रेडियन और स्टे रेडियन ये आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 सप्लीमेंट्री या फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को आप उनमें मेजर कर रहे हैं। ठीक, रेडियन क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा, 2 लाइन खींचा, उसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग 2D में कहते हैं प्लेन एंगल। तो रेडियन या एंगल जो होता है वो आपका होता है एंगल R अपॉन रेडियस। ये प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल क्या है? जब किसी भी एक 3D ऑब्जेक्ट आप विजुलाइज करिए, मान लीजिए कोई कोन है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसके चारों ओर का जो सरफेस है वो उस बॉटम पॉइंट पर, जहां पर ये सारे पॉइंट आकर कंसंट्रेट हो रहे हैं, उस पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो होता है आपका सॉलिड एंगल या 3D एंगल। उसको हम लोग मेजर करते हैं स्टे रेडियन में, और इसका फार्मूला जो बनता है वो होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक, साथ ही साथ आप ये जानते होंगे कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन की। ये आप रिलेशन ध्यान में रखिए। एंगल को आप लोग अभी तक डिग्री में मेजर करते आए हैं, लेकिन एक आपका यूनिट रेडियन भी होता है, और डिग्री और इस रेडियन यूनिट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। आगे इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई रेडियन, या 90 पाई बाई 2, 45 तो पाई बाई 4 रेडियन। तो ये आपका हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली ये सभी क्या है, आपके वो टॉपिक हैं जो आपके आने वाले टॉपिक के लिए एक बेस बनाएंगे। यदि आपको फिजिकल यूनिट नहीं पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है या एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, तो आप आगे जो टॉपिक आएगा डायमेंशनल फार्मूला,
उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी टॉपिक भले आपके एग्जाम में ना पूछे जाते हों, लेकिन आने वाले जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके लिए एक फाउंडेशन है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको अगर हम लोग परिभाषित करें तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट power of 10 which is closest to its magnitude. Order of magnitude of a physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude. अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है n और उसको हम लोग पावर 10 के रूप में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो बन रहा है स्मॉल n इंटू 10 की पावर x। ठीक है, अब ये जो x है यही आपका है क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कब, जब ये स्मॉल n जो है इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल N को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल n इंटू 10 की पावर x और n हमारा 0.5 से बड़ा हो और 5 के बराबर हो या उससे छोटा हो, तब ये x हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। मान लीजिए आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है इस 8 का। अब इस 8 को हम लोग कैसे लिखें, ये स्मॉल n इंटू 10 की पावर x के रूप में आ जाए और साथ ही साथ इस कंडीशन को भी फॉलो करें। तो अगर हम लिखते हैं 8 इंटू 10 की पावर 0, बात वही है, 8 गुणे 10 की पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 8 ही हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ये जो आपका स्मॉल n है क्या वो इस लिमिट के अंदर में है? देखिए लिमिट है 5 से छोटा या उसके बराबर, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल n ये 8 है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो पावर 0 है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं बनाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, अब क्या ये 0.8 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो 0.8 0.5 से बड़ा है तो ये क्राइटेरिया तो फुल हो गया। क्या 5 से छोटा या 5 के बराबर है? तो हाँ भाई 0.8 हमारा 5 से छोटा भी है। तो ये जो पावर 1 है आपका यही क्या है, इस 8 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 1। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
49। अब इसका अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर 49 ही रहेगा तब तो ये जो कंडीशन भी लिख लेते हैं 0.5 एंड ये हमारी कंडीशन है। अब अगर n 49 है यानी कि 49 इंटू 10 की पावर 0 तो 5 से बहुत ज़्यादा है, इसको अगर हम लिखें 4.9 इंटू 10 की पावर 1 तो 4.9 5 से छोटा है और 0.5 से बड़ा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 1। 52 का अगर हम लोग निकालें 52 इंटू 10 की पावर 0 नहीं होगा, 5.2 इंटू 10 की पावर 1। यहाँ देखिए 5.2 इज ग्रेटर देन 5 और कंडीशन क्या है, 5 के बराबर या लेस देन 5 होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट को एक और पीछे लाइए, 0.52 10 की पावर 2, 0.52 इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका आ गया 2। तो डिफिनीशन एक बार फिर से पढ़िए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is that power of 10 which is closest to its magnitude and must follow the condition of this। अब एक और आपका क्वांटिटी दिया है 0.135, अगर हम इसको एग्जैक्टली लिखें इंटू 10 की पावर 0, ठीक, तो 0.135 से छोटा है, एन आपका 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, इसको हम लोग लिख ले 1.35 इंटू 10 की पावर -1, तो 1.35 0.5 से बड़ा भी है और 5 से आपका छोटा भी है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको मिल गया -1। और एक लास्ट हम लोग अगर देखें 0.99, इसका अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो अगर हम इसको 9.9 कर दें, ठीक है, जैसे 9.9 इंटू 10 की पावर -1 करते हैं तो 9.9 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। तो और 0.99 जो अपने आप में है वो 0.5 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है, तो ये आपका सुटेबल कंडीशन बनेगा 0.99 इंटू 10 की पावर 0। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 0। इन एग्जाम्पल से कुछ रिजल्ट निकला है, वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और एक समरी के रूप में देखा जाए, अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप 10 की पावर बढ़ाते लगाते जाइए और देखते जाइए कि जो n है वो 0.5 से 5 के बीच में है या नहीं है उस पावर के साथ। अगर उस पावर के साथ कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो जो पावर है वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आज के वीडियो में इस चैप्टर्स के बस इतने टॉपिक हम लोग डील करेंगे। जल्दी हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और यदि आज के किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप इस वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
टाटा बाय बाय।